हाय एवरीवन। आज आप लोग का झारखंड बोर्ड का आपका मॉडल पेपर रिलीज कर दिया गया है। आप देख लिए होंगे सेट 1 आपका रिलीज हो चुका है। तो सेट 1 आपका 1 रिलीज होने पे आपका जो एग्ज़ाम होंगे एक ही दिन होगा। एमसीक्यू टाइप होंगे 40 नंबर का और 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट सिटिंग में आपको क्या देना होगा, तो आपको देना होगा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप पे आपके ओएमआर शीट पे जिस तरह आपका पिछले साल का एग्जाम हुआ था उसी तरह होंगे। क्वेश्चंस आपका सारा चैप्टर से एमसीक्यू में भी रहेंगे और सब्जेक्टिव में भी सारा चैप्टर से आएंगे। तो ये अब आपको इम्पोर्टेंट है कि सारा चैप्टर आपको प्रिपेयर करके जाना होगा। तो यहाँ पे हम आपको जो डिस्कस कर रहे हैं कि 40 जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू मतलब आपके सही विकल्प, ठीक है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो होंगे उसमें 40 नंबर में आपका सब सारा टिक लगाना होगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अगर गलत करते हो तो आपको कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा और एक सही पे आपको 1 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे हम साइंस के सेट 1 का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपका सेट 2 का इसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं कुछ देर में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए सेट 1 का हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो सेट 1 का एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन है आपका क्या, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, कि जो आपका सेविंग में इन सेविंग्स विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड। ठीक है, तो सेविंग में किस तरह का मिरर का यूज किया जाता है, आपका अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, कनकेव मिरर। किस मिरर का, कनकेव मिरर का यूज होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि गोलीय दर्पण की इन स्फेरिकल मिरर द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, रिलेशन क्या होता है। तो आपके फोकस दूरी क्या हो जाते हैं, वक्रता त्रिज्या के हाफ हो जाते हैं। मीन्स की फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस बाय 2। कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन आपका बी दिख रहा है, आपका बी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, कि इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको प्रकाश के अपवर्तन मतलब कि इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, विच फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज, कौन फिजिकल क्वांटिटी उसमें चेंज नहीं करता है। तो आपको पता होगा कि आपका जो 2 मीडियम की आवश्यकता पड़ती है ना, आपका जो रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन तो 2 मीडियम का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे एयर और वाटर, तो यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी चेंज कर जाता है, वेवलेंथ चेंज कर जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत्ति आपका कभी चेंज नहीं करता है इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 1 मीटर फोकल दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। उत्तल लेंस बोले तो कन्वेक्स लेंस में आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, फोकल लेंथ उसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अर्थ फोकल लेंथ और पावर में आपका रिलेशन क्या होता है, पावर बराबर होता है 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। फोकस दूरी 1/फोकस दूरी। तो क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो 1/फोकल लेंथ को बोलते हैं फोकस दूरी। तो क्या हो जाएगा 1/1, क्या आ जाएगा 1 डायप्टर आ जाएगा, प्लस या माइनस। तो उत्तल लेंस है, कन्वेक्स है, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है, और अगर वही कनकेव लेंस रहता तो क्या होता है, नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, 1D आंसर हो जाएगा, प्लस 1 डायप्टर होगा। अब आता है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, कि बोल रहा है कि 4 डायप्टर पावर वाला आपका अवतल लेंस बोला है, तो कनकेव लेंस बोला है, ठीक है, अवतल लेंस। तो कनकेव लेंस की फोकस आपके क्या होंगे, फोकस दूरी क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा। तो क्या होता है, पावर बराबर होता है 1/f, किसमें होना चाहिए, इन मीटर में। तो f बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/p, मतलब कि 1 क्षमता मतलब पावर हो जाएगा। तो p का वैल्यू क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.25 मीटर आएंगे सर। तो आप मीटर को किस में सेंट करना होगा, सेंटीमीटर से। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है सर। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 आपका सेंटीमीटर होता है। तो आपके 0.25 में क्या हो जाएंगे, 25 मीटर में क्या हो जाएंगे सर, 0.25 × 100 क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कोई दिख रहा है,
आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है, तो ये आप इसी तरह से आपके आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस तरह है सर कि वाहन के वर्ग दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, कि इन व्हीकल्स, ठीक है, हेडलाइट में, व्हीकल्स के हेडलाइट में किस टाइप के मिरर को यूज किया जाता है, तो कनकेव मिरर होता है, क्योंकि वो रे को कन्वर्ज करता है सर, ना कि डाइवर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज करता है और एक जगह पे फोकस करता है। तो क्या हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। आपके हेडलाइट्स में किस तरह, व्हीकल के हेडलाइट्स में आपका किस मिरर का यूज होता है? आपका अवतल दर्पण का यूज होता है, कनकेव मिरर का यूज होता है सर, कनकेव मिरर का। ठीक है, ये अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता हो वह है, कि इन ह्यूमन आइज किस पार्ट में, ठीक है, आपका सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, तो उस आपका ये पार्ट का नाम क्या है? उस पार्ट का नाम है सर दृष्टिपटल, इंग्लिश में कहते हैं रेटिना। रेटिना पे आपका इमेज बनता है, हिंदी में बोलते हैं दृष्टिपटल। तो ह्यूमन आई में आपका जिस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कहाँ बनता है सर? रेटिना पे बनता है, उसका नाम है दृष्टिपटल। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। अगर आप बोलता है कि, ठीक है, सामान्य बोले तो जनरल आई, जनरल आई का जो है आपका उसका फार पॉइंट क्या होता है? नॉर्मल आई, ठीक है, जिसपे कोई डिफेक्ट नहीं है, उस पे आपका जो फार पॉइंट होता है उस क्या होता है? अनंत होता है सर, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? अनंत होता है। वही पूछता है नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट क्या होता है सर? 25 सेंटीमीटर। तो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है, मीन्स की इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी। इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं सर। वही बोलता है नियर पॉइंट, ठीक है, सामान्य नेत्र का बोलता है निकट बिंदु क्या है, तो क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनंत होगा। दूर बिंदु पूछा है ना नॉर्मल आई का, तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा सर, ऑप्शन डी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सर, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? ठीक है, जो आपके आई में, ह्यूमन आई में अगर लाइट इंटर कर रहा है उसे कंट्रोल कौन करता है? कौन कंट्रोल करता है? आपका परितारिका, इरिस करता है सर। इरिस कंट्रोल दी इंटरिंग लाइट, कंट्रोल दी लाइट इंटर इन ह्यूमन आई। जो ह्यूमन आई में लाइट इंटर कर रहा है वो कौन कंट्रोल करता है? इरिस करता है सर, परितारिका वो कंट्रोल करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, परितारिका, इंग्लिश में बोलते हैं उसको इरिस। अब आता है सर मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? जो ह्यूमन आई में आपका जो इमेज फॉर्म करता है सर, उसका नेचर क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड होता है। क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब कि उल्टा और वास्तविक। कौन ऑप्शन हो जाएगा सर? डी। ह्यूमन आई में जो आपके इमेज बनते हैं उसका नेचर क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड होता है सर, उल्टा एवं वास्तविक बनता है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। अब आता है सर आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे कि 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है? किसकी यूनिट है सर? किसका यूनिट है? तो किलोवाट आवर आपका कॉमर्शियल यूनिट किसका है? एनर्जी का है, ऊर्जा का है सर, ऊर्जा का। किसका हो जाएगा? ऊर्जा, एनर्जी का। ये आपका किलोवाट आवर यूनिट है। 1 किलोवाट आवर में क्या होता है? 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है सर। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होते हैं सर। तो ये किसका यूनिट है? ऊर्जा का है, एनर्जी का है। एनर्जी का यूनिट किलोवाट आवर होता है सर। कुलम, कुलम किसका एसआई मात्रक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कुलम। तो कुलम किसका है सर? कुलम आपका विद्युत आवेश या बोलो तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट है। किसका होगा? विद्युत आवेश का। विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है सर। विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोलो क्या होता है सर? वोल्ट होता है। प्रतिरोध का क्या होता है सर? रेजिस्टेंस का ओम होता है। तो आपका कुलम का किसका एसआई मात्रक है सर? एसआई यूनिट आपका विद्युत आवेश या बोलो तो इलेक्ट्रिक चार्ज। दया कुलम इज द यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हो या विद्युत आवेश बोल सकते हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए हो जाएगा सर, करेक्ट। आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत मोटर मीन्स की इलेक्ट्रिक मोटर। इन इलेक्ट्रिक मोटर ये उक्ति जो परिवर्तित करता है किस एनर्जी में किस एनर्जी आपको मिलता है, किस एनर्जी से किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक मोटर। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है सर? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। आपको
ठीक है, इन इलेक्ट्रिक मोटर द एनर्जी कन्वर्टेड, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वही आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर पूछता तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में उल्टा होता है सर, आंतरिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में, या मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन सर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। वही आपका विद्युत मोटर पूछा है, इलेक्ट्रिक मोटर पूछा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये आपको समझ में आ गया सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये अपघटन, तो ये आपका वियोजन क्रिया अभिक्रिया है सर। वियोजन मतलब कि ये आपका डिकम्पोजिशन, जो जल का विद्युत का अपघटन होता है, मतलब कि टूटता हो, ठीक है, जल का क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन है सर। वाटर में को ये तोड़ते किसमें, H2 और O2 में, किसके प्रेजेंस क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं सर। तो ये किसका एग्जांपल है सर, वियोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं या डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं सर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक क्या है, ये एग्जांपल है सर, जल का विद्युत अपघटन। तो क्या हो जाएगा, वियोजन की अभिक्रिया हो जाएगा सर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 15 कि कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है सर तो कॉपर प्लस वाटर देता है। क्या बनता है, कॉपर प्लस वाटर बनता है। तो इस आपका रिएक्शन में उपचयन ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है सर, ऑक्सीडेशन, उपचयन और अपचयन, मतलब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पे होता है। तो उपचयन का इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है सर, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आपका H2 क्या कर रहा है, आपका ऑक्सीडाइज कर रहा है सर। उपचयन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है। क्या हो जाएगा आंसर, H2 हो जाएगा सर, H2 क्या हो जाएगा। और वही बोलता है कि रिडक्शन क्या हो रहा है, तो रिडक्शन इसमें पूछता तो क्या हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड सर, कॉपर 2 ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है सर। तो यहाँ पे उपचयन किसका हो रहा है सर, H2 का उपचयन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट सर कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। जो चित्र में आपका दिया हुआ है वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सर, आपके लोहे के कील है, मीन्स की ये नेल्स है, आयरन का नेल्स है, और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है सर। तो जब दोनों में रिएक्शन करता है तो इसमें आपका क्या करता है, यहाँ पे आयरन क्या करेगा, आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा सर तो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, आपका फेरस सल्फेट बना देगा सर, और क्या बना देता है, कॉपर बना देता है। फेरस सल्फेट और क्या क्या बनाता है, कॉपर। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है सर, आपका ब्लू होता है। आप क्या यहाँ पे क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर होता है। क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। तो क्या किया यहाँ पे, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस कर दिया। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया सर। तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, या इंग्लिश में बोले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे सर। ये आपका किस प्रकार का ये अभिक्रिया कर रहा है या रिएक्शन कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे सर, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 सर, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। प्राकृतिक सूचक बोले तो नेचुरल इंडिकेटर का एग्जाम्पल कौन है, तो लिटमस पेपर आपका सर, लिटमस पत्र, ये आपका नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। मिथाइल ऑरेंज और फेनोथिलीन ये आपका क्या है सर, ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है या आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। तो आपके नेचुरल इंडिकेटर या प्राकृतिक सूचक आपका कौन है सर, लिटमस पेपर होंगे। ठीक है, ये प्लांट लिचेन प्लांट के नाम से, लिचेन प्लांट से इसका क्या करता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है सर, लिचेन से। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, किस विलियन का किस सॉल्यूशन का पीएच मान 10 है वह निम्नलिखित में क्या होगा। तो आपको पता है सर कि 0 से अगर 7 होगा तो उसे हम एसिड कहते हैं सर। अगर 7 है तो उसे हम क्या कहते हैं सर, उदासीन न्यूट्रल कहते हैं सर, न्यूट्रल। ठीक है, और अगर 7 से 14 है सर तो उसे हम बेस कहते हैं, आनी की क्षार कहते हैं सर। इसको अम्ल कहते हैं, उसको उदासीन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं सर। 7 से 14 तो आपका 10 क्या आ रहा है, 7 से 14 आ रहा है सर। पीएच वैल्यू कितना 10 है तो उसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सर। क्या होगा, बेस होगा। जिसका पीएच वैल्यू 10 हो उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। उस सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा सर। अब आता है नेक्स्ट, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। एक क्वेश्चन ये इसका हम
क्या आपके जो ये रिएक्शन है, ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड, ये क्वेश्चन आपके फुल डिटेल हम आपका ट्रैकमैन की चैनल पे मैं पढ़ाया हूँ। आप वहाँ से जाकर चैनल में आप पूरा वॉच कर सकते हो। सारे एक्सपेरिमेंट के साथ, एक्टिविटी के साथ में वहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये आपका जो फिगर बोलता है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका ये जो फिगर दिया हुआ है वो क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि एक कंसंट्रेटेड एसिड है या आपका कंसंट्रेटेड बेस है। किसमें? एक उटेंसिल्स में बोल सकते हो कि एक उटेंसिल्स में क्या रखा हुआ है, कंसंट्रेटेड एसिड या कंसंट्रेटेड बेस रखा हुआ है। इसका इंडिकेट ये करता है कि आपका एसिड या जो आपके बेस होंगे वो क्या है, छांद्र है। छांद्र मतलब बोले तो प्योर है, आपका कंसंट्रेटेड है, उसका चेतावनी चिन्ह है सर। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएंगे सर, डी हो जाएगा। छांद्र अम्ल ये तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है कि जिसमें आपका कंसंट्रेटेड एसिड या कंसंट्रेटेड बेस रखा हुआ है, उस बर्तन पे आपका ये चेतावनी चिन्ह या आपका ये क्या, ठीक है, ये डेंजर इमेज लगा हुआ रहता है, डेंजरस साइन दिया हुआ रहता है। आप बोलता है सर इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है सर, इमली में टेमरिंड इसको बोलते हैं, ठीक है। टेमरिंड में कौन एसिड पाया जाता है सर, इमली में, इमली खाते हो ना, खट्टा लगता है, तो किस एसिड, कौन एसिड पाया जाता है सर, तो इसमें टेट्रेरिक एसिड पाया जाता है सर। आपके इमली में टेट्रेरिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड आपका ऑरेंज में, नींबू में, ये सब में पाए जाते हैं सर। लैक्टिक एसिड आपका दूध में पाया जाता है सर या कर्ड में पाया जाता है। तो आपके टेट्रेरिक एसिड इमली में पाया जाता है, टेट्रेरिक अम्ल इमली में या टेमरिंड में पाया जाता है सर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, टेट्रेरिक अम्ल या टेट्रेरिक एसिड फाउंड इन टेमरिंड। किसमें पाया जाता है, टेमरिंड में पाया जाता है। कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है सर, विच नॉन मेटल अक्कर्स इन लिक्विड इन एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर पे कौन नॉन मेटल्स आपके लिक्विड स्टेट में पाया जाता है सर, तो एक ही आपका है नॉन मेटल, कौन नाम है, ब्रोमीन। क्या नाम है सर, ब्रोमीन आपका एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी। आपके जो आपके पारा है सर, पारा, इसका नाम है मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर पे। तो यही आपका समझ में आ गया। अगर मेटल पूछे तो मेटल कौन मेटल आपके लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं तो क्या बोलोगे, मरकरी। और अगर कौन नॉन मेटल आपके लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर पे तो क्या बोलोगे, ब्रोमीन। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे सर, सी हो जाएगा, ब्रोमीन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 22। तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है, कि किस मेटल को आप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में बनाने में उपयोग या यूज किया जाता है सर, तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है, क्योंकि इसको हीट करने पे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको आग को बुझाने में, फायर को, ठीक है, बुझाने में हेल्प किया करता है सर। तो क्या हो जाएगा आपके, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज होता है सर। अब आता है आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है, जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है सर वो किस बेसिस पे बना हुआ है, तो ये आपका एटॉमिक नंबर पे बना हुआ है। आपके मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल हो गया, आपका डोमिनेटर ट्रेड्स हो गया, न्यूलैंड्स हो गए, ये आपके किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड एटॉमिक मास पे है। लेकिन आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सर वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, परमाणु संख्या। ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, ये ऑप्शन हो जाएंगे परमाणु संख्या पे आपका बेस्ड है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 23 का ए हो जाएगा सर, एटॉमिक नंबर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कि निम्नलिखित में से कौन मेटल सबसे अधिक, मतलब कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है, तो पोटासियम। आप देखे रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो पोटासियम सबसे ज्यादा है सर। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, फिर आएगा लीड, फिर आएगा आपका हाइड्रोजन, फिर आएगा कॉपर, ठीक है, फिर आएगा आपका सिल्वर, फिर आपका आएगा
सिल्वर, ठीक है, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, फिर आएगा मरकरी, फिर आएगा गोल्ड, फिर आएगा प्लेटिनम, मरकरी, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। ये सब आपकी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। डाउन दी अगर आप जा रहे हो टेबल, ठीक है, या ग्रुप पे अगर डाउन जा रहे हो, ठीक है, इसमें तो आपके क्या होते हैं, डिक्रीज करते हैं रिएक्टिव मेटल, जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करता है। तो पोटासियम सबसे पहले आता है सर। तो पोटासियम का सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, कौन है, पोटासियम। पोटासियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट आता है, पृथ्वी की भूपटल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं सर, खनिज कहते हैं, मिनरल कहते हैं। that compound and elements which are found in crust of the earth is known as naturally in the crust of the earth is known as mineral। क्या हो जाएगा सर, खनिज हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ये डेफिनेशन अगर आपको पता होता तो आप मार देते, तो क्या हो जाता, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आता है सर, प्रोपेनॉल में कौन क्रियाशील समूह मौजूद है, कौन फंक्शनल ग्रुप आपका प्रोपेनॉल में प्रेजेंट है सर, प्रोपेनॉल में प्रेजेंट है। तो OL है तो क्या होता है, अल्कोहल आता है सर। अगर यही AL आता तो क्या होता, अल्डिहाइड। तो क्या आया, OL आया है सर। तो क्या होगा, अल्कोहल फंक्शन ग्रुप, आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, OH। तो OH किसका प्रेजेंट है, अल्कोहल। AL अगर प्रेजेंट होता है, इसका क्या होता है, CHO होता है। अगर A प्रेजेंट होता तो क्या होता, A अल्डिहाइड। कीटोन बोलते तो CO रहता, दोनों साइड में रहता ना। कार्बोजेलिक एसिड में सर COOH रहता, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, अल्कोहल आता है सर। इसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH2OH होता है सर। तो OH आ गया ना, तो ये क्या होता है, अल्कोहल होता है। कौन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल। ऑप्शन क्या हो जाते, ए हो जाता सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, निम्नांकित में क्या नहीं होता है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट अक्कर इन दी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या नहीं होता है। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस कैसे बनता है, वाटर प्लस क्या कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या करो, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट HMU, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। कहां पाया जाता है, पत्ता में। पत्ता में जो ग्रीन पिगमेंट रहता है उसको बोलते हैं। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, 6,6H12O6 बना लेता है, प्लस क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। क्या देता है, ऑक्सीजन। तो यहां से आप कह सकते हो कि वाटर का टूटता है सर, सही है, ठीक है। क्या नहीं होता वो बताना है। ऑक्सीजन का मुक्त होना, ऑक्सीजन मुक्त होता है सर, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ये नहीं सर, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इंगेज होता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, इंगेज होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और आपको कौन चूज करना है, क्या नहीं होता है। तो क्या नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होते हैं सर, क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। तो आपके फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, जल का टूटता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, वहां ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। और वही आदमी या मनुष्य या एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन का वो रेस्पिरेशन करते हैं सर, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, नॉट फ्री, कार्बन डाइऑक्साइड आर नॉट फ्री, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्री नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाता है, सी हो जाता। अब आता है, फैलम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। जो फैलम है सर, वो आपका पका हुआ भोजन पत्ता से क्या करता है, रूट तक पहुंचाता है। लेकिन जाइलम क्या करता है सर, जाइलम आपका रॉ मटेरियल्स, वाटर हो गए, मिनरल्स हो गए, वो क्या करते, कार्बन, वो आपके जड़ से लेकर आपके पत्ता तक पहुंचाता है। तो फाइलम का जो आपका जो सर फूड मटेरियल को कहां से कहां, नीचे की ओर, मींस की इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, किस दिशा में, किस डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन में आपका वो फाइलम क्या करता है, आपका जो फूड मटेरियल्स है वो किस रास्ते में, किस दिशा में वो फ्लो करवाता है प्लांट में, किधर से किधर ले जाता है। तो नीचे की ओर ले जाता है सर, ऑप्शन बी हो जाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि पत्ता सबसे ऊपर होता है, पत्ता से फिर नीचे लेके जाता है। तो पत्ता से तना में लेके गया, तना से क्या लेके गया, रूट में लेके गया। तो ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की ओर ले जाता है सर। आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। जाइलम, वही जाइलम रहता तो क्या होता, इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्या हो जाता, ऑप्शन ये होता है। अगर जाइलम रहता तो, फाइलम में तो क्या हो जाता है, नीचे की ओर होंगे सर। अब आता है,
कि विरकक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जो यूरिन का जो रचनात्मक होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर उसका, और या उसका जो फंक्शनल इकाई होता है, यूनिट जो होता है, क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं सर, विरकक कहते हैं, विरकक क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं सर, किडनी। किडनी जो है आपका यूरिन का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है सर, कौन? किडनी। क्या हो जाएंगे? किडनी हो जाएंगे सर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है सर? जब फल को पकता है सर, आपके फ्रूट को पकाने में, रैप करने में कौन हार्मोन वहां पे जिम्मेवार होता है सर? कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है? विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल टू रैप दी फ्रूट? तो क्या होता है? एथिलीन होता है सर, इथिन। इसी का ये आपका कॉमन नेम है एथिलीन, और आपका जो इथाइन का जो नाम है सर, वो आपका आईपीएसी नेम है। ये इथिन का फॉर्मूला क्या होता है सर? C2H6। ये हार्मोन आपको फल पकाने में मदद करते हैं सर, तो क्या हो जाएगा? इथिलीन। इथिलीन इज रिस्पॉन्सिबल टू रैप फ्रूट, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे सर, एथिलीन। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट सर, अब नेक्स्ट आता है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन कहाँ से आपका निकलता है सर? एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन आपके सर वो आपके वुमेन्स में पाए जाते हैं, फीमेल में पाए जाते हैं सर, एस्ट्रोजन और ओस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन सर आपके ओवरी के द्वारा, ये आपका ओवरी के द्वारा या बाय ओवरी के द्वारा क्या होता है? निकलता है सर, तो ये अंडाशय से क्या होता है? एस्ट्रोजन का निकलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यही टेस्टोन रहता तो ये आपके टेस्टोन से निकलता है सर, टेस्टोजोन आपका टेस्टोन से निकलता है। ये मेल ऑर्गेन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आपका निकलता है टेस्ट्रोजन। ठीक है, और एस्ट्रोजन सर ये आपके ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आपका क्या होता है? आपका एस्ट्रोजन का निकलता है सर, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होता है। कहाँ? उसका नाम क्या है? ओवरी है सर। क्या नाम है? ओवरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 32, नर युगम और आपका मादा युगम के संलय को क्या कहते हैं? ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड व्हाट एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसको क्या कहते हैं सर? निषेचन कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं निषेचन, और इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं सर? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32 का बी हो जाएगा सर। निषेचन बोलो या फर्टिलाइजेशन बोलो, क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड ओवरी, या बोल सकते एग ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं सर। अब आता है नेक्स्ट 33, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? तो दिए गए क्या होता है सर? मुकुलन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। हाइड्रा है ना सर, हाइड्रा, तो हाइड्रा क्या करता है सर? बडिंग करता है। हाइड्रा आपका क्या करता है? बडिंग करता है सर, बडिंग। हाइड्रा क्या करता है? मुकुलन करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सर, मुकुलन। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 34, पक्षी और चमगादड़ के पंख है आपके, एक होमोलोगस होते हैं और एक आपका एनालोगस होता है। मीन्स की समजात अंग होता है, ऑर्गेन, ठीक है, होमोलोगस ऑर्गेन, और आपका एक होता है क्या? एक आपका होता है होमोलोगस एनालोगस ऑर्गेन। तो समजात इंग्लिश में बोलते हैं, होमोलोगस क्या बोलते हैं हिंदी में? समजात बोलते हैं, और एनालोगस क्या बोलते हैं? असमजात बोलते हैं सर। तो आपके जो होंगे पक्षी और चमगादड़ की जो पंख होते हैं, विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड्स आर डिफरेंट। जो आपके चमगादड़ और वो देखे होंगे, चमगादड़ का जो पंख होता है सर वो वेटेज होता है, उसका बोन वेटेज होता है, लेकिन पक्षी का हल्का होता है। इसीलिए आप देखते हो पक्षी ज़्यादा दूर उड़ता है और चमगादड़ ज़्यादा उड़ नहीं सकता। तो उसका जो आपका ऑर्गेन होता है सर, विक्स जो होते हैं वो एनालोगस होता है, मीन्स की असमजात अंग होता है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे सर, डी। क्या हो जाएंगे? एनालोगस। क्या हो जाएगा? एनालोगस ऑर्गेन होते हैं, तो क्या हो जाएंगे? असमजात हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 सर, कि मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुने थे? जो मेंडल आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़े हो ना, तो उस चैप्टर के लिए आपका जो मेंडल, एक आपका मेंडल नाम के जो थे साइंटिस्ट, वो किस प्लांट का
चूज किए थे, तो कौन मटर का प्लांट का मटर का किए थे सर, ऑप्शन सी हो जाएगा, पी प्लांट वो लिए थे। मेंडल कौन प्लांट लिए चूज किए थे, पी प्लांट को चूज किए थे सर, मटर का प्लांट को चूज किए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सर 36, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, निम्नलिखित में उत्पादक कौन है, कि प्रोड्यूसर कौन है सर, प्रोड्यूसर आप बायोलॉजिकल सिस्टम में पढ़े होंगे, इकोलॉजिकल सिस्टम में, कि वहां पे प्रोड्यूसर होता था, कंज्यूमर होता था, ठीक है, उसके बाद स्कैवेंजर होता था। तो प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं सर, प्रोड्यूसर आपको कहते हैं जो आपके खाना खुद पकाए। तो यहाँ पे आपका कौन पका सकता है, जिसके पास ग्रीन पिगमेंट हो, इसकी क्लोरोफिल हो सर। तो घास के पास आपका क्या होता है, क्लोरोफिल होता है सर। तो घास आपका क्या हो जाएगा, उत्पादक होगा सर, प्रोड्यूसर। विच इज द प्रोड्यूसर कौन है, तो क्या होगा, घास होगा, ग्रास होगा सर। ग्रास आपका प्रोड्यूसर है, क्योंकि उसके पास ग्रीन पिगमेंट है और वो खाना खुद पका सकता है सर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, कि किस श्रृंखला में, कि जो आपके ट्रॉपिकल लेवल होता है, किस ट्रॉपिकल लेवल में आपका शाकाहारी को प्राइमरी कंज्यूमर, शाकाहारी को क्या बोलते हैं सर, प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर आपका जो ट्रॉपिक लेवल होता है, ऐसे आपका ट्रॉपिक लेवल होता है। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल, इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसको बोलते हैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल, इसको बोलते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल, इसको बोलते हैं फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आपके आते हैं सर प्रोड्यूसर, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं आपके आते हैं सर कौन, हार्बीवोरस आते हैं सर, हार्बीवोरस जो शाकाहारी होते हैं वो आते हैं। और थर्ड में आपका सर कार्निवोरस आते हैं, और आपकी जो फोर्थ में है वो हाई लेवल कार्निवोरस आता है सर। तो आपके जो होते हैं सर यहाँ पे आपके वो किस में आएगा, द्वितीय पोषी स्तर को बोल सकते हैं, या सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आता है। हार्बीवोरस जो आपके ट्रॉपिक लेवल में, किस ट्रॉपिक लेवल में आता है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आता है सर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सर। अब आता है ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन जिम्मेवार है, कौन जिम्मेदार, आपका जो ओजोन का जो डिप्लेशन हो रहा है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को डिप्लेट करने में कौन जिम्मेदार है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर, CFC इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सर, ऑप्शन बी, CFC आपके हो जाएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सर, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो जैव लिविंग का जो लिविंग आपका सोर्स ऑफ एनर्जी कौन नहीं हो सकता, तो नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी आपका सर वो आपका जैविक से नहीं बना हुआ रहता है, लिविंग थिंग्स से नहीं बना रहता है। बाकी लकड़ी आपका लिविंग थिंग्स से बना हुआ है, गोबर गैस भी लिविंग थिंग्स का बना हुआ है, और कोयला भी जो कोल है बे वो भी आपकी किसका बना हुआ है, वो भी आपका किसका बना हुआ है, वो भी आपका ये लिविंग थिंग से बना हुआ है। तो आपके नाभिकीय ऊर्जा कैसे से नहीं बना, आपका उसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट दी लिविंग सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा सर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएंगे, न्यूक्लियर। आप पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, ठीक है, टू प्रोड्यूस वेव एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो मिनिमम आपका स्पीड ऑफ विंड होगा वो कितना होना चाहिए, तो ये आपको याद होना चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर। कितना होना चाहिए सर, 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। और इस तरह से आप देखिए कि सारा क्वेश्चंस आप इजीली बना सकते हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको प्रीमियम क्लासेज और आपको ट्रैक माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन आप या वीडियो अपलोड करें या आप ऑनलाइन में अगर आप चाहते हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। आपको ऑनलाइन में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा। अगर आप कमेंट करके बोलोगे तो मैं आप जैसे बोलोगे मैं आपको उस तरह की वीडियो सिमिलरली इसी PDF के जैसा, इसी के सेट के जैसा मैं सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आप चाहते हो तो फटाफट सब क्या करना कि कमेंट में ज़रूर बताना फटाफट से, ठीक है। तुरंत आप जाके कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करना कि हाँ हमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो मैं जहाँ तक हो सके आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। थैंक यू।